विजय, उन्मत, दिलीप, इन तीनों लोगों के खिलाफ आरएसएस ने एफआईआर दर्ज कराई। आप मातृभूमि को बेचकर मातृभूमि की वंदना कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मुदित त्रिपाठी। संसद के इस सत्र के बारे में सोचा गया था कि विपक्ष वंदे मातरम के नाम पर बैकफुट पर आ जाएगा। एक धारणा बना दी गई है कि राष्ट्रवाद और धर्म के मुद्दों पर विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता। वह डर जाता है, सहम जाता है। गोदी मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने मिलकर एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया है जहां इतिहास को अपनी सुविधा से तोड़ा मरोड़ा जाता है और सवाल पूछने वाले को देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। लेकिन राज्यसभा में जो हुआ उसने इस स्क्रिप्ट को बदल दिया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने रक्षात्मक रवैया नहीं अपनाया। उन्होंने माफी नहीं मांगी, सफाई नहीं दी, बल्कि उन्होंने इतिहास की वो फाइलें खोली जिन पर दशकों से धूल जमी हुई थी। संजय सिंह ने सीधे सत्ताधारी विचारधारा यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के इतिहास पर सवाल दागे। उन्होंने पूछा कि जब देश के क्रांतिकारी फांसी के फंदे को चूम रहे थे तब राष्ट्रवाद के ठेकेदार कहाँ थे। इस पहले हिस्से को बहुत ध्यान से सुनिए। यह सिर्फ भाषण नहीं है, यह उस इतिहास को चुनौती है जिसे आजकल मिटाया जा रहा है। संजय सिंह ने चुनौती दी कि अपने 4 पुरखों के नाम बता दीजिए जो वंदे मातरम गाकर जेल गए हों। लेकिन मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, आपके पुरखे इस वक्त क्या कर रहे थे जब शहीद आजम भगत सिंह वंदे मातरम लगा रहे थे, शहीद सुखदेव वंदे मातरम लगा रहे थे, शहीद राजगुरु वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे, शहीद खुदीराम बोस वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे। उस वक्त आप क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे आप? वंदे मातरम का नारा लगाकर लोग जेल गए, लाठियां पड़ी उनको। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, आरएसएस के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम नारा लगा के जेल गए। उनका नाम बताओ आप। 4 लोगों का नाम बताओ आप। अपने 4 पुरखों का नाम आप बताओ। आप नहीं बता सकते क्योंकि आजादी के आंदोलन में आपका कोई इतिहास नहीं। आजादी के आंदोलन में आपका कोई इतिहास नहीं, यही आपकी कुंठा है। तो इसलिए कभी आप कहते हो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके हैं। अरे भैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस के ऊपर बैन लगाया था, यह रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। और जब 18 महीने जेल में रखा गया आरएसएस के लोगों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के अपराध में, जब उनको छोड़ा गया, बैन हटाया गया, तो उसमें शर्त लगाई कि आप राष्ट्रीय ध्वज को मानेंगे, यानी कि आप तिरंगे झंडे को भी नहीं मानते थे। आपने 52 साल तक हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा आरएसएस के मुख्यालय पे नहीं फहराया सर, नहीं फहराया। और 3 लोगों ने आरएसएस के मुख्यालय पर जब ये झंडा फहराया, उन तीनों के नाम मैं पढ़ रहा हूं, विजय, उन्मत, दिलीप, इन तीनों लोगों के खिलाफ आरएसएस ने एफआईआर दर्ज कराई। किस अपराध में? कि हमारे दफ्तर में तिरंगा क्यों फहरा दिया। और कितने साल तक मुकदमा लड़े? 13 साल तक मुकदमा लड़े। यह है आपकी असलियत। आप तिरंगे का विरोध करते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का विरोध करते हैं। जो लोग तिरंगे और राष्ट्रीय ध्वज का विरोध कर सकते हैं वो भारत माता के सच्चे सपूत नहीं है, वो नहीं है हमारे निगाह में। सुना आपने, यह संसद के रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। 52 सालों तक तिरंगा ना फहराना और फहराने वाले पर 13 साल तक मुकदमा चलाना, यह वो सच है जिसे टीवी डिबेट्स के शोर में दबा दिया जाता है। संजय सिंह ने एक बहुत ही दिलचस्प मुहावरे का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, नाखून काट के शहीद मत बनिए। अवध की यह कहावत उन लोगों पर सटीक बैठती है जो आजादी की लड़ाई में तो कहीं नहीं थे, लेकिन आज उसकी मलाई खाने में सबसे आगे हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। संजय सिंह पूरी तैयारी के साथ आए थे। वो अपने साथ दस्तावेज लाए थे, 1949 का ऑर्गेनाइजर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की चिट्ठियां। अक्सर आपने सुना होगा कि भाजपा इतिहास की बात करती है, लेकिन जब विपक्ष इतिहास के पन्नों को सबूत के साथ संसद के पटल पर रखता है तो सन्नाटा क्यों छा जाता है। अगले हिस्से में सुनिए कैसे संजय सिंह ने साबित किया कि जन गण मन मनोरंजन का साधन बताया गया था और कैसे भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की साजिश रची गई थी। ये है
28 दिसंबर 1949 का ऑर्गेनाइजर पत्र, इसको भी रखूंगा क्योंकि आज गृह मंत्री जी और लीडर ऑफ द हाउस दोनों कह के गए रिकॉर्ड पे सारी चीजें आनी चाहिए, इसको रिकॉर्ड पे रखना चाहिए। इतिहास देश को पता चलना चाहिए किन लोगों ने देश के साथ गद्दारी की, किन लोगों ने तिरंगे का विरोध किया, किन लोगों ने राष्ट्रगान का विरोध किया। आपको ये पढ़ के सुनाना चाहता हूं, ये ऑर्गेनाइजर है, क्या लिख रहा है। व्हाट इज द मोरल सैंक्शन behind government's choice of Jan Gana Man, except that it can be made an item of entertainment. आप राष्ट्रगान का विरोध कर रहे हैं, आप भारत के राष्ट्रगान का विरोध कर रहे हैं। आपके मुख्य पत्र में भारत के राष्ट्रगान का विरोध लिखा गया है। इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री को और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को, जो अपने आप को आरएसएस को अपना आदर्श मानती है, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। ये रिकॉर्ड पे लाऊंगा सर, इसको रख लीजिएगा, ये रिकॉर्ड पे रखा जाए। मान्यवर, फिर से बोल दे रहा हूं, 28 दिसंबर 1949 ऑर्गेनाइजर अखबार, जो आरएसएस का मुख्य पत्र है, और इस आरएसएस के मुख्य पत्र में फिर से लिख दे रहा हूं, फिर से पढ़ दे रहा हूं क्या लिखा हुआ है। What is the moral sanction behind government's choice of Jan Gana Man? Unnecessarily it will get provoked. It can be made an item of entertainment. Please continue. ये लिखा हुआ। संजय जी unnecessarily provoke. Continue. अच्छा। सर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपने तिरंगे का विरोध किया, राष्ट्रगान का विरोध किया, वंदे मातरम आपने लगाया नहीं कभी। कोई आपका व्यक्ति देश की आजादी के आंदोलन में जेल नहीं गया कभी। आपने कोई देश के लिए, हमारे यहां अवधि में कहावत है, नाखून कटाए कि शहीद ना बना भैया। तू तो नाखूनों नहीं कटाया भैया, बिना नाखून कटाए शहीद बना चाहता है, बिना नाखून कटाए शहीद। ऐसे काम नहीं चलेगा सर। जिन्ना का भी जिक्र कल दूसरे सदन में हुआ, प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया। जिन्ना के साथ आपके कितने गहरे और मधुर संबंध थे, क्या इस देश के लोगों को पता है? नहीं पता, मैं बताता हूं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी फजलुल हक की गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर थे, और फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखी थी। श्यामा प्रसाद followed this and told Governor Herbert the administration of the Bengal province should be carried on in such a manner that in spite of the best efforts of the Congress, this Quit India movement will fail. ये चिट्ठी लिखी है। आपने भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ आपके नेता, जनसंघ के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष और तत्कालीन गवर्नमेंट में जो वित्त मंत्री थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी अंग्रेज गवर्नर को और कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन, जो हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों का आंदोलन था, जो देश की आजादी का आंदोलन था, वो आंदोलन कुचल देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। ये है रिकॉर्डेड हिस्ट्री आपकी। ये आपको, आपके बारे में पूरे देश को पता रहना चाहिए। अब जिन्ना, हाँ, इसको भी सभा के पटल पर रखूंगा। जिन्ना और आपके रिश्ते क्या थे? कितने मधुर रिश्ते थे। एक राज्य में सरकार नहीं बनाई मान्यवर इन्होंने। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सिंध प्रांत और फजलुल हक की गवर्नमेंट। फजलुल हक वो शख्स है जो पाकिस्तान बनने के बाद वहां की सरकार का गृह मंत्री बना। आपके रिश्ते उन लोगों के साथ थे, ये देश को पता होना चाहिए। इसलिए आप किसी को भी देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटने का काम मत कीजिए। आप वंदे मातरम लगाने का काम कर रहे हैं और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यह है रिकॉर्ड हिस्ट्री जिसकी बात संजय सिंह कर रहे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पत्र, जिसमें वो अंग्रेजों को सलाह दे रहे थे कि भारत छोड़ो आंदोलन को कैसे कुचला जाए। क्या यह राष्ट्रवाद है? संजय सिंह ने बहस को केवल इतिहास तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने इसे वर्तमान से जोड़ा। उन्होंने पूछा कि वंदे मातरम का असली मतलब क्या है? मातृभूमि की वंदना। लेकिन क्या मातृभूमि को बेचकर उसकी वंदना की जा सकती है? संजय सिंह ने सरकार की दुखती रग पर हाथ रख दिया।
अडानी और वोट चोरी। उन्होंने साफ कहा कि आप जय भवानी बोलकर गांव लूटने वाले डाकुओं की तरह नारे लगाकर देश को लूट रहे हैं। यह आरोप बहुत गंभीर है कि सरकार वोट चोर बन गई है। सुनिए कैसे संजय सिंह ने वंदे मातरम की परिभाषा को कॉर्पोरेट लूट और चुनाव की धांधली के खिलाफ हथियार बना दिया। वंदे मातरम का मतलब क्या है? वंदे मातरम का मतलब है मातृभूमि की वंदना। मातृभूमि की वंदना। हम मातृभूमि की वंदना करते हैं, तो आप कैसे मातृभूमि की वंदना कर रहे हैं? अरे 1 रुपए में तो एक आम नहीं मिलता। आपने 1 रुपए में अडानी को 1050 एकड़ जमीन और 10 लाख आम और लीची के पेड़ दे दिए। ये मातृभूमि की वंदना, ये आपकी मातृभूमि की वंदना है। आप मातृभूमि को बेचकर मातृभूमि की वंदना कर रहे हैं। ये मातृभूमि की, आज वंदे मातरम पे ही बात करूंगा सर। मातृभूमि की वंदना, मातृभूमि की वंदना हिंदुस्तान के एयरपोर्ट को बेच के नहीं हो सकती। मातृभूमि की वंदना रेल को बेच के नहीं हो सकती, सेल को बेचकर नहीं हो सकती, समुद्री तटों को बेचकर नहीं हो सकती, कोयला और गैस को बेच के नहीं हो सकती, हिंदुस्तान की जमीनों को बेच के नहीं हो सकती। तुम लोग मातृभूमि को बेचने वाले लोग हो, तुम मातृभूमि की वंदना करने वाले लोग नहीं हो। आप देशभक्ति की बात कर रहे हैं। अरे मैंने साइकिल चोर सुना था, लॉकेट चोर सुना था, स्कूटर चोर सुना था, मैंने सुना था तमाम तरह के चोर होते हैं। आप लोग तो वोट चोर निकल गए हिंदुस्तान के अंदर। वोट चोर, 3 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ वोट की चोरी करने जा रहे हैं। कल की मीटिंग में पता चला 17.5% वोट उत्तर प्रदेश में काटे जाएंगे। आप ये कर रहे हैं, ऐसे लोकतंत्र को मजबूत करेंगे? ऐसे आप मातृभूमि की सेवा करेंगे? ऐसे आप मातृभूमि की वंदना करेंगे? मान्यवर, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मान्यवर आपके माध्यम से कि हमने फिल्मों में सीन देखी है, डाकू लोग आते हैं जय भवानी जय भवानी जय भवानी कह के, और वो गांव का गांव लूट के चले जाते हैं। जय भवानी कह के गांव का गांव लूट के चले जाते हैं। हम इस देश के अंदर किसी भी सरकार को वंदे मातरम और भारत माता की जय लगाकर देश को लूटने की इजाजत नहीं देंगे। वंदे मातरम लगाएंगे, भारत माता की जय लगाएंगे, जय हिंद भी कहेंगे, राष्ट्रगान भी कहेंगे, वंदे मातरम भी गाएंगे, लेकिन देश के साथ गद्दारी और धोखेबाजी नहीं करने देंगे। आपको नहीं करने देंगे। ये देशभक्ति के नारे हैं। वोट चोर, संसद के भीतर चुनी हुई सरकार को विपक्ष वोट चोर कह रहा है। यह भारत के लोकतंत्र की स्थिति बताने के लिए काफी है। संजय सिंह का यह भाषण बताता है कि विपक्ष अब डर नहीं रहा। वह राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भी सरकार को उसी की भाषा में बल्कि इतिहास के ठोस सबूतों के साथ जवाब दे रहा है। बीजेपी को लगा था कि वंदे मातरम पर उन्हें वॉकओवर मिल जाएगा, लेकिन उन्हें इतिहास का आईना दिखा दिया गया। गोदी मीडिया आपको ये क्लिप्स नहीं दिखाएगा, वो तो आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फेक न्यूज में उलझाए रखेगा। जैसे कि मैंने पहले कहा था, राष्ट्रवाद के नाम पर फेक न्यूज का कारोबार चल रहा है। इसलिए संसद में जो सच बोला जा रहा है उसे सुनना और समझना आपकी जिम्मेदारी है। मौसम का मजा लीजिए, लेकिन याद रखिए, जो लोग जय भवानी या वंदे मातरम बोलकर देश की संपत्ति और आपके वोट पर डाका डाल रहे हैं, उनकी पहचान जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं मुदित त्रिपाठी।